हेलो रोहन, मैंने तेरी भाभी और बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए दुबई भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। इसलिए मैं 22 फरवरी की सुबह माँ को तुम्हारे पास छोड़ने आ जाऊँगा। समीर ने अपने छोटे भाई रोहन से फ़ोन पर कहा। अरे भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? चारू तो ये सब जानकर भड़क ही जाएगी। वह तो पहले ही क्रुद्ध हो रही थी कि हमने बीमार माँ को जनवरी के 31 दिन संभाला और फिर मार्च में भी हमें 31 दिन तक माँ को झेलना पड़ेगा। बड़े भैया भाभी के तो मज़े हैं, उनके हिस्से केवल 28 दिन का फरवरी आया है। ना भैया ना, रोहन ने अपनी पत्नी चारू का हवाला देते हुए अपने बड़े भाई समीर को असमर्थता जताई। समीर बोला, देख रोहन, अब तो कार्यक्रम बन चुका है। यह मेरे 2 और सहकर्मियों के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। रोहन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन भैया, इतने दिन का माँ का अस्पताल और दवाइयों आदि का अतिरिक्त खर्च हमारे हिस्से में आ जाएगा। इसके लिए चारू बिल्कुल तैयार नहीं होगी। ऊपर से माँ की घर में उपस्थिति उसे हमेशा अपनी स्वतंत्रता में बाधक लगती है। माँ के चक्कर में मैं अपने घर में क्लेश नहीं बढ़ने दूंगा। इस बार समीर ने कहा। रोहन, तेरी भाभी चारू से बात करना चाहती है, ज़रा फ़ोन चारू को तो पकड़ाओ। समीर की पत्नी ममता फ़ोन पर अपनी देवरानी चारू को आश्वासन देती है। चारू, तुम चिंता मत करो, 1 अप्रैल के स्थान पर हम माँ को उससे 10 दिन पहले ही अपने यहाँ वापस ले आएंगे। तब तो ठीक है ना? तुम्हारी फरवरी के कम दिनों वाली शिकायत भी दूर कर रही हूँ मैं। अब तो खुशी खुशी मान जाओ। चारू बोली। हाँ भाभी, मान लिया। अच्छा भाभी, मुझे भी आपसे एक बात कहनी है। अभी घर में पीछे हम जो कमरा बनवा रहे हैं उसमें काफ़ी पैसा लग रहा है और फिर बेटे की नीट की कोचिंग फ़ीस भी भरनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि माँ से बात करके उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकलवा लूँ। आप चाहे तो आप भी माँ से इतने ही पैसे मांग लें, इससे हमारा बराबर का हिस्सा रहेगा। ममता ने उत्तर दिया। चारू, ज़रा गहराई से सोचोगी तो समझ पाओगी कि माँ के खाते से अभी पैसे निकालना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। ऐसा सुनकर चारू ने कहा, पर क्यों भाभी? माँ के नाम पर 5-5 लाख रुपए की 2 एफडी छोड़ गए हैं पिताजी। उनके बचत खाते में भी बड़ी रकम पड़ी है। हर महीने पिताजी की पेंशन आती है, सो अलग। माँ को इतने सब पैसे का क्या करना है? आखिर सब हमारा ही तो है। चारू का मत सुनकर ममता ने इस बारे में अपने पति समीर से बात करी और अब समीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चारों, ममता, रोहन, चारू और वो स्वयं को एक साथ लिया और इस बारे में विस्तृत चर्चा की। समीर ने सबको समझाया कि जब दोनों परिवारों की आय अच्छी है तो पैसे अभी अपने पास से ही व्यय किए जाएं। हम माँ से पैसे लेंगे और अपने पैसे बचाकर बचत योजनाओं में निवेश करेंगे तो उन पर कम रिटर्न मिलेगा, जबकि माँ सीनियर सिटीजन हैं, उनके नाम पर जमा पूंजी पर अधिक ब्याज मिलता है। सरकारी नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न योजनाओं पर अधिक लाभ के साथ साथ अनेक प्रकार की वित्तीय रियायतें भी मिलती हैं। भविष्य में माँ के पैसे, माँ के हिस्से का मकान, माँ के आभूषण आदि सब हमारे ही तो होंगे। दोनों भाई बराबर बांट लेंगे। रोहन ने भी अपनी पत्नी चारू को समझाते हुए कहा। भूल गई क्या कि माँ और पिताजी दोनों अपने हिस्से के मकान में रहते थे, क्योंकि पिताजी का मानना था कि वे अपने बेटे बहुओं पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। लेकिन पिताजी के स्वर्गवास के बाद हमने सोचा कि उनका फुली फर्निश्ड पोर्शन हम किराए पर दे देंगे, तो किराए की बड़ी रकम हम आपस में बांट लेंगे। अपनी भोली माँ को हमने ये कहकर मनाया था कि दोनों बेटों के होते हुए वे अकेली क्यों रहेंगी, और हमारी मंशा से अनजान वह मान भी गईं। उनके हिस्से का मकान हमने किराए पर दे दिया। किराए के पैसे तो हम दोनों भाई बांट ही लेते हैं। वैसे तो तुम बहुत होशियार हो, पर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता क्या? चारू ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों समझ में नहीं आता? माँ से पैसे मिलेंगे, इसलिए तो अपनी बारी आने पर भी मैं महीने भर माँ को अपने यहाँ बिना चिक के रख लेती हूँ। सारे दिन खांसती हैं, फिर भी उन्हें सहन करती हूँ। फिर और गुस्साते हुए कहने लगी, इस बार तो भाभी ने अपने घूमने जाने की चाह में समस्या हल कर दी, लेकिन साफ साफ बता रही हूँ कि ये 31 दिन वाले महीने हर बार हमारे हिस्से में नहीं आने चाहिए। और हाँ, मुझे मूर्ख मत समझो, पैसे वाली बात मुझे समझ में आ गई है, पर अपने हिस्से में माँ को 1 दिन भी अधिक रखना मुझे मंजूर नहीं है। माँ को रखने का हिसाब बराबर होना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा समझदार मानने वाली ममता ने इस बार फिर अपनी देवरानी चारू को मीठे शब्दों में आश्वस्त किया। परेशान मत हो चारू, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। कभी कभी मैं माँ को 1-2 दिन अधिक रख लिया करूँगी, तुम खुश रहो। वैसे भी यूँ तो माँ बिल्कुल सीधी सादी हैं, लेकिन हर बार 1 तारीख को ही तुम्हारे पास भेजेंगे तो उन्हें भी शक होने लगेगा। वो अपना विभाजन कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तब तो हमारी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। फिर तो माँ सारे पैसे दान कर देंगी और फूटी कौड़ी भी हमें नहीं देंगी। करना तुम्हें ये है कि कभी 1, कभी 2,
कभी 3 तारीख को हमारे यहाँ से खुद मनुहार करके ले जाना, ताकि माँ को किसी प्रकार का शक ना हो। और हाँ, ध्यान रहे कि कभी 3 तारीख से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। रोहन ने अपनी भाभी ममता की तारीफ करते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी आप। 22 फरवरी को भी मैं स्वयं आपके पास आकर माँ को ये कहकर ले जाऊंगा कि छोटे बेटे को भी तो अपना प्यार दीजिए। मैं अपनी स्वाभिमानी माँ को अच्छी तरह पहचानता हूँ। एक बार भी उन्हें महीने महीने वाली बात पता चल गई फिर। शाबाश रोहन बेटा, कितने होशियार हो, कितना सही पहचानते हो अपनी माँ को। लेकिन मैं कितनी मंदबुद्धि हूँ कि अपने बच्चों को ही नहीं पहचानती। अपने बेटे रोहन की बात काटते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे अपने बेटे समीर का मोबाइल छीनकर माँ सुनीता जी ने कहा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दोनों ओर सन्नाटा छा गया। यह माँ कहाँ से आ गईं? माँ तो अपने कमरे में सो रही थी। सबके भावों को समझते हुए माँ ने स्वयं के आंसू पोंछते हुए मजबूत बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सब ये सोच रहे हो ना कि माँ बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हारी चाची दर्शना का फ़ोन आया था कि कल सुबह जल्दी उठकर एक साथ कुल देवी के मंदिर चलते हैं। मैं इस बारे में समीर से विमर्श करने आई थी, लेकिन शायद कुल देवी इस बहाने मेरी आंखें खोलना चाहती थीं। मैंने तुम चारों की सारी बातें सुन ली हैं। इतना कहते ही सुनीता जी का गला रुन गया। समीर ने अपनी माँ को सोफे पर बैठाया। बहू ममता सुनीता जी को पानी पिलाने लगी। थोड़ी देर में रोहन और चारू भी यहीं पहुँच गए। चारों हाथ जोड़कर कह रहे थे कि माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था, वगैरह वगैरह। चारों अपनी सफाई देने में लगे थे। माँ सुनीता जी ने सबको शांत करते हुए आराम से लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, मेरे बच्चों, माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग में बच्चों का ऐसा व्यवहार भी आश्चर्यजनक नहीं है। कुछ समय के लिए मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बाकी बच्चों से अलग समझने की भूल की। ना तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ और ना ही तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अपनी इच्छा के अनुसार मैं हर महीने थोड़ा दान करती हूँ और वह मैं करती रहूँगी। मेरे बाद जो भी बचा रहेगा वो तुम्हारा ही होगा। बच्चे अपनी माँ को बोझ समझ सकते हैं, पर माँ जब तक हो सके अपने बच्चों को बोझ होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुम्हें स्वयं के बोझ से मुक्त करती हूँ। समीर ने कहा, माँ हमसे गलती हुई है, आप बोझ कैसे हो सकती हैं? आप जितने दिन चाहें रहें, हमें माफ़ कर दीजिए। बाकी तीनों भी समीर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब सुनीता जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं भी यही चाहती थी कि दोनों बेटों के पास आती जाती रहूं, लेकिन महीनों का दिनों का हिसाब लगाकर नहीं, तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति के लिए फालतू की वस्तु बनकर नहीं। मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारे पिताजी की, जिन्होंने मेरे न कहने के बावजूद मेरे लिए सब प्रबंध किया ताकि मैं स्वाभिमान से जी सकूं। कल सुबह ही मैं किराएदार से कह दूंगी कि अपनी सुविधा के अनुसार मेरा पोर्शन खाली कर दे। उसके ऐसा करते ही तुम सबको मुक्त करते हुए मैं अपनी व्यवस्था वहीं कर लूँगी। ये एक फ़ैसला मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए लिया है और मैं अपने फ़ैसले पर अडिग हूँ। माँ का ये फ़ैसला सुनकर चारों आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।